सबसे पहले डेरिवेटिव में हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज, राइट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। देन वी हैड सीन कंपोजिट फंक्शन। किसको बोलते कंपोजिट फंक्शन? डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन। हाँ, फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रहेगा, एक के अंदर दूसरा। फंक्शन मैंने पढ़ा है ना सबसे पहले आपको, राइट। फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है डेरिवेटिव से पहले, शायद पढ़ा ही रहेगा। यस सर। हाँ, देन ये प्रॉपर्टीज कंपोजिट फंक्शन। देन वी हैड सीन इनवर्स, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला खास करके यूज करते थे टू सिंप्लीफाई द टर्म, एंड देन वी यूज टू डिफरेंशिएट। इनवर्स के बाद पढ़ा था हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन। किसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन? टू वेरिएबल्स ऑन द राइट हैंड साइड। हाँ, एक्स वाई मिक्स रहेगा ऐसा फंक्शन। हाँ, दोनों बाजू में एक्स वाई रहेगा या एटलीस्ट दो तो वाई रहेगा, रहता है, देन इट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम लोग? डेरिवेटिव लेके to all with all dy by dx, sorry, with all y terms, we while differentiating we have to write dy by dx. So in the simplification part we take all dy by dx term on left side or on right side, we take dy by dx common, our final answer should be in dy by dx form। जैसे अभी इधर भी आंसर ऐसा आ रहा है, आप देखो इधर भी ऐसा आंसर आ रहा है, बट दिस शुड नॉट बी अवर आंसर। our final answer should be in dy by dx form। क्यों? बिकॉज एक्चुअली चैप्टर डेरिवेटिव का है, so वी वांट टू डिफरेंशिएट ना, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। so we will not write any other thing with dy by dx। कभी कभी कोई प्रॉब्लम रहता है जिसमें कुछ प्रूव करने का भी रहता है, so in those problems we may have to do something else also, but otherwise our final answer should be only dy by dx। so this is in the case of implicit function where we have x and y both। अब इसके बाद मैंने सीखा पैरामीट्रिक। किसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन? पैरामीट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं हम लोग? लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ना मैंने पैरामीट्रिक, डोंट रिमेम्बर? किसी को तो याद रहेगा? आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस सर। हाँ, पैरामीट्रिक फंक्शन कौन सा होता है? तो बचा क्या है जितना मैंने बताया, अदर देन दिस थ्री फोर टाइप्स, विच आर द टाइप्स थ्री विच हैव। वेरिएबल्स। हाँ, थ्री वेरिएबल्स रहता है, मतलब दो क्वेश्चन, दो पार्ट में रहता है, y भी दिया रहता है एंड x भी दिया रहता है, एंड वी विल कंसिडर, मतलब एक फंक्शन ऐसे, दूसरा और तीसरा वेरिएबल रहेगा, मतलब एक एक y दिया है, एक x भी दिया है, एंड बोथ आर गिवन इन सम अदर वेरिएबल। तो थ्री वेरिएबल का ये प्रॉब्लम रहता है। तो दिस इज पैरामेट्रिक फंक्शन। इसका फॉर्मूला है, आपको याद रहेगा, वी हैव वन फॉर्मूला। फॉर्मूला बाय हार्ट रहेगा। dy तो अपॉन dt अपॉन हाँ, dx ये अपॉन dt। दिस इज आवर फॉर्मूला। y का डेरिवेटिव स्टेप वन, x का डेरिवेटिव स्टेप टू, एंड स्टेप थ्री इज डिवीजन पार्ट। So like this we have to use this formula in case of parametric function where we have y and x both are given। तो मैंने आपको बताया था कि हर प्रॉब्लम में y दिया रहता था। देखो ये भी प्रॉब्लम, ये पैरामीट्रिक के आगे का एक्सरसाइज है, y दिया है ना, सब क्वेश्चन y में ही रहते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या टाइप ऑफ प्रॉब्लम y as well as x both will be given in some other variable, पैरामीट्रिक है। और इसका भी आंसर अपने को dy बाई डी एक्स फॉर्म में ही चाहिए। तो हर आप अगर आंसर देखेंगे, आंसर इज ऑलवेज इन dy बाई डी एक्स फॉर्म। ठीक है, इसके बाद मैंने पढ़ाया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बोलो किसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? लॉगरिथमिक
डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? जिसमें कोई नंबर ना हो और सिर्फ एक्स और वाई हो, वरना ऐसा कुछ। ना हो। हाँ, और क्लियर क्लियर थोड़ा सा। एक्स रेज टू एक्स सॉल्व टाइप। नहीं हो ये सकता सर। ऐसा चाहिए, ऐसा मतलब ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है। the power as well as this term in the base both should be some variable x। देखो x रेस टू x लिखा है, x रेस टू साइन भी हो सकता है, साइन x, x रेस टू cos x भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इवन x रेस टू y और y रेस टू x, ये दोनों नीचे ऊपर वेरिएबल है ना। so all these are in this category। here we have to take log। there will not be log in the expression, क्वेश्चन में नहीं रहेगा। we will take log because we don't have formula। x raised to x को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए we don't have any formula। so after taking log the power can be taken down and then this problem gets converted into uv form। तो then we have to differentiate using uv formula। ठीक है, तो ये सब मैंने रिकैप किया जितना हम लोगों ने पढ़ा है। and then I had told you about what is हायर ऑर्डर ऑल्सो, डिफरेंशिएशन का और आगे डिफरेंशिएशन करते करते जाने का। तो ये भी एक वो आगे काम आने वाला है आपको। हाँ, यहाँ पे नहीं, पहले सिलेबस में था वो, लेकिन वो निकाल दिया है। तो देर फॉर आई हैड जस्ट इंट्रोड्यूस्ड इट। तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ये मैंने बताया ना आपको क्या होता है, बताया ना मैंने इसके बारे में। ये सुनो, बताया रहेगा। यस सर। हाँ, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखते हैं हम लोग, बट dy बाई डी एक्स का अगर डेरिवेटिव लेते हैं देन वी हैव टू राइट लाइक दिस। ऐसे स्क्वायर नहीं है किसी का, बट वी राइट लाइक दिस। तो इसके आगे आप डेरिवेटिव लेके आगे आगे भी और डेरिवेटिव ले सकते हैं, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव अभी इतना सर फोड़ के इतने सारे फॉर्मूले ये सब ये क्या यूवी। हाँ, बहुत बार क्या होता है मैंने देखा है, कुछ लोग बहुत मतलब जो अ, ऐसे नहीं कि जिसको कुछ नहीं आता है वो लोग, लेकिन जो एकदम स्कॉलर लोग है, मैंने देखा स्कॉलर मतलब वैसे स्कॉलर नहीं, लेकिन सब खुद को स्कॉलर समझने वाले पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं, बहुत बार मैंने देखा है कि इसका यूज किधर है वो पता। ये पढ़ने का क्यों, लेकिन हम लोग को ये सब पढ़ने का क्यों, यूज किधर है? तो कुछ लोग तो इतना बोलते हैं कि मैथ्स का यूज किधर है डेरिवेटिव का छोड़ो, मैथ्स किधर यूज होता है ऐसे भी बोलने वाले मैंने देखे हैं। तो अभी हर चीज को हम लोग ऐसे सब लोगों को हम लोग एक्सप्लेन कर नहीं सकते, बट डेरिवेटिव इज वाइडली यूज्ड इन ऑल फील्ड्स, नॉट ओनली फॉर इंजीनियर। एक्चुअली सब 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 फील्ड में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन इवन मेडिकल फील्ड, मेडिकल में भी यूज होता है। कॉमर्स, पहले ना कॉमर्स कॉमर्स को मैथ्स नहीं रहता था, 11 ट्वेल्थ में वो लोगों का कुछ अलग सब्जेक्ट रहता था, लेकिन बाद में उनको ये कॉमर्स में भी मैथ्स इंट्रोड्यूस कराया, एक सिंपल मैथमेटिक्स वेयर दे हैव टू स्टडी इवन डेरिवेटिव। साइंस में अभी अब इंजीनियरिंग में आगे आप पढ़ते ही है। तो डेरिवेटिव एक्चुअली इट इज वेरी वेरी यूजफुल। और डेरिवेटिव का मतलब क्या है ये हम लोग कभी समझते नहीं है। हम लोग का एक ये रहता है, आदत रहता है, हम लोग क्या है वो सब नहीं, हम लोग मार्क चाहिए समझने का नहीं चलेगा, लेकिन क्या करने का उसको बाय हार्ट करके हम लोग उसको रट लेंगे, फुल मार्क्स लेके आएंगे। वो क्या है वो, अगर किसी ने पूछा आपको इंटरव्यू में डेरिवेटिव क्या है, देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट। आप बोलेंगे मुझे फॉर्मूला पूछो, आप बोलेंगे मुझे प्रॉब्लम पूछो, लेकिन इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम भी नहीं पूछेंगे और आपको फॉर्मूला भी नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे डेरिवेटिव क्या होता है। ऐसे होता है कोई भी है ना, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू आगे अभी डिग्री के बाद तो आप जाओगे ना इंडस्ट्री में, तो कोई भी सब्जेक्ट का आप ऐसे सोचो मत, आप जो सोच के जाते हो प्रिपरेशन करके जाते हो कि ये पूछेंगे ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, ये वो पूछते नहीं है जनरली, वो हम लोग उसको छोड़ देते हैं और ऐसे दूसरा चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
ये मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ व्हाट इज डेरिवेटिव, दैट इज एक्चुअली विल नॉट गिव यू मार्क्स, क्योंकि वो कभी पूछा ही नहीं जाएगा एग्जाम में। बट यू शुड नो अबाउट एवरी सब्जेक्ट एंड अबाउट एवरी टॉपिक व्हाट इट इज। तो सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो मैंने ना शायद मैंने अभी लिमिट भी हमको पढ़ना है, आगे लिमिट टॉपिक भी है। लेकिन ये जो है ना ये जनरली ना क्या रहता है आपको मालूम रहेगा कि हम लोग ये एक्स और वाई एक्सिस पे जो प्लॉट करते हैं, राइट, इक्वेशन रहता है, कुछ भी इक्वेशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको प्लॉट करते हैं। तो जनरली वी कैन राइट ऑल इक्वेशन, ऐसे नहीं है कि हमेशा कर सकते हैं, बट वी ट्राई टू राइट सिंपल इक्वेशन ये फॉर्म में लिखा जा सकता है। वाई और एक्स में अगर कुछ भी इक्वेशन रहेगा, दैट ऑल इक्वेशंस कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। ग्राफ में बनाएंगे ना कुछ कर्व आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स मिलता है अपने को, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप बताता है एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आपने देखा रहेगा फंक्शन का मतलब मैंने आपको सब समझाया था। दो सेट्स के बीच का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे अ, ये जो एफ ऑफ, अभी अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज वाई ओनली, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे वही लिखा था एफ ऑफ एक्स इज वाई। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन, ये फॉर्मूला क्या है ना उसका भी एक्सप्लेनेशन है, बट दैट इज नॉट देयर इन अवर सिलेबस, तो इसको हम लोग ज्यादा ये नहीं करते। मुझे खाली इतना बताओ, ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है क्या होता है? स्लोप। हाँ, ये स्लोप का फॉर्मूला है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्चुअली एप्लीकेशंस में ना डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव स्लोप फाइंड करने के लिए भी यूज होता है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली वन एप्लीकेशन दैट इज देयर इन आवर सिलेबस, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा। एक ही एप्लीकेशन है। अदर एप्लीकेशन इफ यू वांट टू स्टडी, ऐसे ही समझने का रहेगा, देन आप एक काम करोगे, सब लोग जिसको भी स्टडी करना है आपको समझना है क्या क्या एप्लीकेशन है, व्हाट यू शुड डू। 12th का बुक है, 12th का ई बाल भारती करके साइट है, अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का साइट है ई बाल भारती, ठीक है। ये ई बाल भारती में जाके 12th का बुक डाउनलोड करो, और 12th के बुक में ना आपको डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस मिलेंगे। ऐसे पढ़ सकते हैं आपके क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह पे उसका और एप्लीकेशन है। वी हैव ओनली वन एप्लीकेशन, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि क्या होता क्या है। इन ब्रीफ वी आर गोइंग टू सी व्हाट डेरिवेटिव एक्चुअली इज। तो एक तो ये फॉर्मूला हुआ वाई टू माइनस, ये मैं बता रहा हूँ एक्चुअली ये वही है। अगर आप इसको ना यहाँ पे ना डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला लिखा है, आपने देखा रहेगा डेफिनेशन लिखा है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन, और ये लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। दिस इज एक्चुअली डेरिवेटिव का डेफिनेशन बाय फॉर्मूला, लेकिन इसका मतलब ये है, इसका ना मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ, दो एफ का सब्ट्रैक्शन है, दो फंक्शंस के, जैसे एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन अगर मैं बोलूंगा वैसे ये है। तो वाई टू मतलब एक वाई का एक पॉइंट, और वाई वन मतलब दूसरा पॉइंट, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। कैसे लिखा, उधर तो एच लिखा है, एच क्या है ये आपको सब समझेगा आगे ये इसमें लिमिट चैप्टर में। लेकिन अगर मैं एच को ऐसा लिखूं एक्स प्लस एच माइनस एक्स, इफ आई राइट दैट एक्स, एक्स ही है ये, सॉरी एच है, दिस इज नॉट एक्स दिस इज एच, आई कैन राइट एच लाइक दिस। अगर मैं इसको, इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें ऐसा अगर लिखता हूँ एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो ऊपर जैसा मुझे नीचे मिलेगा। एक्स प्लस एच को, एक्स प्लस एच को आई कैन कंसिडर एज सम पॉइंट एज एक्स टू, एंड सपोज दिस इज एक्स वन। तो ये मेरा ना फॉर्मूला है, आपको 11th की बुक में ये सब मिलेगा, ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक्स प्लस एच वगैरह क्या है ये सब आपको कर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी नहीं है, ये आने वाला नहीं है, ऐसे समझा रहो। सो दिस इज एक्चुअली डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को एक तरफ से ग्राफिकली बोलेंगे तो स्लोप भी होता है, लेकिन और मैं डिटेल में जाके अगर आपको बताऊंगा तो इट इज रेट ऑफ चेंज। ये सेंटेंस याद रखो, डेरिवेटिव का एक वन लाइन में अगर एक्सप्लेनेशन बोलेंगे, डेफिनेशन वगैरह सब छोड़ दो, इट इज रेट ऑफ चेंज। ये क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज मतलब देखो, अगर मैं y2 माइनस वाई वन करूंगा दैट इज चेंज,
चेंज इन y2 है कि नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? ये दिस इज चेंज इन y2, y2 माइनस y1 मतलब चेंज हो गया ना y2 का। चेंज समझ में आता है आपको? चेंज समझ में आ रहा है कि नहीं? y2 माइनस y1 इज चेंज इन y2, मतलब कैसे है? दो पॉइंट है, एक y2 है, y2 है, एक y1 है। तो दो दो पॉइंट का जो चेंज है, द डिफरेंस है, दैट इज y2 माइनस y1। और सिमिलरली x2 माइनस x1 इज ऑल्सो चेंज इन x। तो चेंज इन y एंड चेंज इन x का डिवीजन, ये दोनों मिलाएंगे ना तो हो जाता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इज डेरिवेटिव। हाँ, वन लाइन एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अभी अभी तक आपके दिमाग में गया नहीं रहेगा, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा तो और अच्छे से समझेगा। रेट ऑफ चेंज जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। मतलब एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है, और उसके साथ दूसरा क्वांटिटी का भी जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब ये एक चेंज हो रहा है और इसका दूसरे क्वांटिटी जो उससे रिलेटेड है उसका और एक चेंज हो रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो वी गेट रेट ऑफ चेंज, दैट इज एक्चुअली डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे आपको याद रहेगा अपने साइंस में वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे अभी शायद मुझे याद नहीं, आपको साइंस की बुक में ये रहेगा, ds/dt करके लिखते थे, याद है आपको? याद है क्या आपको कि नहीं? था क्या ऐसा ds/dt? आपको याद है? u पैरामीट्रिक में। v, ये नहीं नहीं, एक मिनट, साइंस की बात कर रहा हूँ, u v और s और ए, ये साइंस में कहाँ पे क्या है इसका सबका मतलब? यू वी एस है, जिन्होंने पढ़ा है वो। एक 10 मिनट्स हम लोग थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा है, ऑफ ट्रैक नहीं है ये एक्चुअली। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, फिर वेरी गुड। यू इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल, यू इज एक्सीलरेशन। इनिशियल, Acceleration. बी क्या था? यू इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी। फाइनल फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी, एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड ए इज डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो एक्सीलरेशन। आपको अगर ये याद रहेगा, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ये है, दिस इज वेलोसिटी। शायद आपने साइंस में ये फॉर्मूला भी देखा रहेगा, लेकिन इसका मतलब अगर पढ़ने जाओगे ना, रेट रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ये। वही तो वेलोसिटी रहेगा ना, बराबर में समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यस रेट सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। और आपको याद रहेगा अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, डी वी अपॉन डी टी है, मतलब वेलोसिटी का चेंज, आपको याद है ना? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी? Change in velocity is acceleration. यस। और एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यस। चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो यही तो ये है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमेशा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, याद रखो। इसके लिए ना हम लोग पढ़ते टाइम एक्स एक्स यूज करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम में ना टी आता है हमेशा। टाइम के साथ उसका सबका अलग अलग वैल्यूज रहता है, समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको घड़ी का एग्जांपल दिया था ट्रिग्नोमेट्री में, आपको याद रहेगा कि अगर मैं बोलूंगा 90 डिग्री, तो हाउ मेनी 90 डिग्रीज आर देयर? वैसे तो ये 90 डिग्री है, एक घूमे घूम के फिर से उधर आएगा, पूरा घूम के अगर फिर से 3 बजता है तो दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, और एक बार घूम के फिर से 3 बजेगा तो और एक 90 डिग्री। बट ऑल आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि एक एक रोटेशन कंप्लीट होते जा रहा है ना सबका। हम लोग बोलेंगे एंगल तो 90 है, बट इट इज नॉट सेम ना। टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ है। तो इसमें ना अगर आप एप्लीकेशन में देखेंगे तो जनरली डेरिवेटिव के नीचे ना टी रहता है, वो एक्स नहीं लिखते हम लोग। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना तो एक्स रहता है। टी मीन्स टाइम, और टाइम ये सबसे बड़ा वेरिएबल है। कभी ऐसा नहीं होता है कि सेम टाइम है। अभी मैं बोल रहा हूँ, 1 सेकंड में मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलने तक टाइम चेंज हो गया, देखो कितना फास्ट टाइम चेंज होता है। तो इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा करके सब देखा जाता है। तो ये मैं बताना चाहता था कि साइंस में आपने ये देखा रहेगा ये अ, कि ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो ये दो फॉर्मूला आपने से, तो इसका मतलब क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ आपने सीखे थे, किसी को याद है साइंस के 3 लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? यस सर। यस, अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला? पहला सर फॉर्मूला बोलो। लास्ट सेम में v थे ना? इक्वल टू
लास्ट टाइम में था, हाँ Yes, सर, sir. नहीं बराबर। फर्स्ट फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। मैं मैथ्स में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे, सेकेंड Yes, फॉर्मूला sir. एस का है ना, और थर्ड फॉर्मूला वी स्क्वायर R का है। upon 280 square. हाँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू, U square. No. U U square plus square plus 2AS. 2A. हाँ ये न्यूटन लॉ। तो ये एक दूसरे का जो रिलेशन है, तो इधर आप इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में डेरिवेटिव आ गया, ये तो इसका मतलब हो गया, फिजिक्स में डेरिवेटिव आ गया, ये सब वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब जगह तो डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, तो ये फिजिक्स में आ गया, मतलब साइंस में तो आ गया सब। साइंस जनरली फिजिक्स, फिजिक्स बोलते हैं इज मदर ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसे मैंने सुना है। फिजिक्स सर के ऐसा टीचर, मत बोलो, कुछ नहीं समझता है हम लोग को। हाँ नहीं वो बात अलग है। वो मदर ऑफ मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग का जन्म फिजिक्स से हुआ है। अभी अभी की बात मत करो, अगर आप 100 200 400 ईयर्स पहले की बात करते हैं, तो फिजिक्स से ही चालू हुआ ना, लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके, तो ऐसा कुछ 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 कर करके देन फिर धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ है। तो फिजिक्स में डेरिवेटिव आ गया, ये इसका मतलब ये यहाँ पे हो गया। अभी आप खाली इतना, जितना भी मैंने बताया फ्रॉम लास्ट हाफ एन आवर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस सेंटेंस, तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझेगा। रेट ऑफ चेंज इज डेरिवेटिव, एंड रेट ऑफ चेंज आपके लाइफ के हर फील्ड में आप यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज, कल और आज में डिफरेंस है, दैट इज चेंज। तो रेट ऑफ चेंज जो है ना, दैट इज एक्चुअली डेरिवेटिव। आपको याद रहेगा कि ये कोरोना के फिगर्स का जो प्रेडिक्शंस करते हैं, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आई डोंट नो, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते रहेंगे, कोरोना के फिगर का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। हाँ, कल इतने थे, आज इतने हैं, परसों इतने हैं, ऐसा अगर हम लोग डेटा लेंगे तो आगे का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। कल तो कल समझेगा ना कितना आने वाला है, ये क्या एवरेज। होगा। हाँ, एवरेज। एवरेज सर। हाँ, एवरेज इज वन थिंग, देर आर मेनी। मैं बोलूँ, एक एक लाइन में बोलूँ क्या है, बहुत सिंपल है। रेट ऑफ चेंज क्या है, वेरी सिंपल। अगर आप सबसे पहले तो डेटा चाहिए अपने को। देखो कैसे मालूम है, प्रेडिक्शन ऐसे ही करते हैं, मैथमेटिकली वो लोग हमेशा बात करते हैं कि इतना हो सकता है। अभी ऐसे बोल रहे कि थर्ड वेव आने वाला है विद इन नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स, ऐसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। तो आफ्टर 6 to 8 वीक्स कुछ तो थर्ड वेव का उनका कुछ प्रिडिक्शन है। और अभी सेकंड वेव में महाराष्ट्र में टोटल 20 lakhs लोग इन्फेक्टेड हुए थे। इन द थर्ड वेव दे आर प्रेडिक्टिंग इट टू बी अबाउट 40 lakhs। तो इसका मतलब उससे भी ज्यादा सीवियर हो सकता है। तो वो तो बात अलग है, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि अभी अगर ये फर्स्ट डे का फिगर है, ये सेकंड डे का फिगर है, ये थर्ड डे का फिगर है, इतने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, तो वो लोग कुछ तो कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करते रहेंगे, तो अभी वो लोगों का बहुत बड़ा रिसर्च रहता है, अभी हम लोग वो जाके नहीं पढ़ेंगे। बट द क्लू इज रेट ऑफ चेंज कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आपको मालूम है ना कि क्या स्पीड है, व्हाट इज द स्पीड, इज द स्पीड इंक्रीजिंग, इज द स्पीड डिक्रीजिंग, समझ में आ रहा है, तो आगे का प्रेडिक्शन आसान हो जाएगा ना। कुछ तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा उनको भी, और वो मिलता है मैथ्स में ना। एक टॉपिक है, ये सब आपको नहीं है अभी सिलेबस में, लेकिन एक स्टैटिस्टिक करके जो मैथमेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा अलग है। उसमें ना एक होता है इंटरपोलेशन करके, बोलते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि आपको ना, देखो जैसे मुझे f(2) चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले पहले एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये फॉर्मूला है जो कोरोना का आ, ये बता रहा है, कोरोना कोरोना कैसे बढ़ रहा है, उसका एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला मुझे मिल गया। सपोज एक एग्जांपल, अभी अगर मैंने 1 डाल दिया, तो इसका मतलब पहले दिन इतने लोग मिलेंगे मुझे। इफ आई पुट x = 1 हियर, तो पहले दिन सपोज 100 लोग इन्फेक्टेड है, मैंने इसमें डाल दिया, मुझे इतना मिला। तो मैं जब भी मैं दूसरे दिन का कैलकुलेशन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन में 2 डाल दूंगा, आई विल पुट 2 हियर।
F2 पुट करूंगा तो मुझे और एक दूसरा नंबर मिलेगा। एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। तो मैं सपोज तीसरे दिन का कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 3 इसमें पुट करूंगा। सपोज मेरे को 550 मिल रहा है। अभी ये आप लगेगा ये कैसे कैसे चला ये, लेकिन ये ऐसा एक सपोज एक फंक्शन है जिसमें मैं वैल्यू डाल के मिल सकता हूँ। ऐसे अगर मुझे फंक्शन एक बार मिल गया ना, तो आप पहले के 10 15 20 दिन के बाद वाला भी आप बोल सकते हैं कि कितना वो ये रहेगा, एग्जैक्ट फिगर कितना रहेगा। अभी ये सब प्रेडिक्शन ही है, क्योंकि आगे आने वाला कैसे रेट ऑफ चेंज आगे भी चेंज होते जाएगा ना। धीरे धीरे कम भी होता है, धीरे धीरे बढ़ता भी है। बट इफ यू नो द फंक्शन इन मैथमेटिक्स, देन यू कैन टेल द पास्ट, प्रेजेंट एंड इवन फ्यूचर। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, if you know the function, then you can tell past, present and even future। क्योंकि पास्ट कैसे बता सकते हैं हम लोग, पहले का डालने का वैल्यू, टाइम का पहले का भी वैल्यू डाल सकते हैं, वो डाल के फिर और फिर आगे का भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट का भी बोल सकते हैं, ऐसे। तो रेट ऑफ चेंज, ये मैंने जैसे कोरोना का आपको एग्जांपल दिया, रेट ऑफ चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अ, ऐसे हम लोग तो मैं आपको ये बता था इंटरपोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन मतलब आपके पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना कौन से स्पीड से बढ़ रहा है, ये मैं मुझे थोड़ी कोई फंक्शन देगा, मुझे कहाँ से मिलेगा ये फंक्शन, नहीं मिलेगा। तो दे हैव वन, ऐसे वो लोग डेटा लेते हैं, खाली खाली डेटा लेते हैं। पहले एक महीने का डेटा लेंगे, डे 1 डे 2 डे 3 डे 30। ये जो डेटा है ना, वो डेटा क्या दिखा रहा है ग्राफ में, किधर कैसे वो मूव हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसको ना वो अपने आप वो इंटरपोलेशन से ना फंक्शन ही मिल जाता है अपने। दैट इज देयर इन स्टैटिस्टिक, कि डेटा से फंक्शन बनाने का कैसे। डेटा से भी फंक्शन बनाया जा सकता है। एक बार फंक्शन मिल गया तो डेटा मिल गया, एक बार फंक्शन मिल गया, देन यू कैन फाइंड एनी डेटा ना, कभी का क्या वैल्यू है फंक्शन। लेकिन फंक्शन ही नहीं रहेगा अपने पास, तो हम लोग को फंक्शन बनाना पड़ेगा। एंड दैट इज देयर इन मैथमेटिक्स, इट इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन। ये आपको नहीं है, लेकिन ये ऐसा होता है कि वो लोग डेटा लेते हैं और आगे का इंटरपोलेट करते हैं, फिर क्या है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मेडिकल साइंस की बात अगर करते हैं, अभी एक एक एग्जांपल तो कोरोना का मिल गया हमारे पास फ्रेश है, और एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद रहेगा कि कभी अगर ऐसा कोई किसी का आपने मूवी में या फिर कोई क्राइम पेट्रोल या सीआईडी इसमें देखा रहेगा कि कोई डेड बॉडी मिलता है, तो वो लोग है ना फॉरेंसिक लैब में जाता है। फॉरेंसिक लैब वाले बताते हैं ये 48 आवर्स हुआ है, 24 आवर्स हुआ है, या 60 आवर्स हुआ है डेड होके। ये उनको कैसे पता चला रहेगा 24 आवर्स हुआ रहेगा? अभी वो लोग तो उधर नहीं थे, उनको वो आवर्स कैसे पता चलता है? तो मैथ्स में एक मैथ्स में नहीं, साइंस का ही एक ये है, किसी ने सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, कार्बन डेटिंग करके एक ये है। सर 10th में आप था। किसी ने सुना है कार्बन सर डेटिंग? 10th में था सर। हाँ, कार्बन डेटिंग क्या होता है? हाँ, 10th में ही था। देखो अभी यहाँ कार्बन डेटिंग क्या होता है मालूम है आपको? सर वो C12 और कार्बन डेटिंग, C14 रेडियो एक्टिविटी देखते हैं। ये C14, देखो आपको मालूम रहेगा कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, राइट। एटॉमिक वेट कार्बन का 12 है। तो उसके दो आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, एक C14, दो नहीं बहुत सारे हैं। लेकिन जो एक C14 और C12 जो है, इनका जो रेशो है ना, हर लिविंग एंटिटी में फिक्स रहता है। ऐसे बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में हाउ मेनी लिविंग एंटिटीज आर देयर, वट एवर नंबर, all living entities, the ratio between C12, हमारा बॉडी में, in our body, the main the body is made of this element, that is carbon। सबसे ज्यादा बॉडी में जो एलिमेंट है दैट इज कार्बन। तो कार्बन में भी ना ये दो टाइप के कार्बन है, मैक्सिमम ये रहेगा। बट द रेशियो बिटवीन कार्बन जिसका एटॉमिक वेट 12 है और एटॉमिक वेट 14 वाला बहुत रेयर रहता है, बहुत कम रहता है वो। द रेशियो इज सेम इन एवरी लिविंग एंटिटी, नॉट ओनली इन ह्यूमन। कोई भी लिविंग एंटिटी का वो रेशियो सेम रहता है। बट आफ्टर डेथ
वो रेशो ना, इसका डिके डिके बहुत फास्ट चालू हो जाता है, उसका भी एक स्पीड है, तो वो लोग ने वो कैलकुलेट किया है कि C14 का डीके क्या कौन से रेट से चालू होता है, तो उनको वो रेशो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? पहले एक रेशो था, एक रेशो में वो फिक्स रहता था, लेकिन अभी उसका डीके, डीके इज व्हाट, डीके इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज अगर उसका डीके अगर चालू हो गया, तो वो एक फंक्शन, मेरा कहने का मतलब है वो कुछ तो करके एक फंक्शन अगर मिल गया, तो 0 पॉइंट आपको मिल सकता है, मतलब जहाँ पे ये डीके स्टार्ट हो गया। तो देर आर मेनी, इवन इन कॉमर्स फील्ड में, कॉमर्स का भी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, एक एप्लीकेशन में ही मिलेगा अपने को। वी हैव टू स्टडी नाउ दिस मैक्सिमा मिनिमा, उधर ही ये एप्लीकेशन मैक्सिमा मिनिमा का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। तो मेन मुझे बताना जो था मैंने बता दिया। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में इस पे एक्सप्लेन कर रहा था कि व्हाट इज डेरिवेटिव। इट इज नॉट दैट ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर लर्निंग दिस, इट इज वाइडली यूज टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में फिर मैंने आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब जगह फिजिक्स में कैसे यूज होता है, मेडिकल में कैसे यूज होता है, इवन अभी कोई मतलब डेली इसमें भी कोई फील्ड से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी है, देयर आल्सो वी may हैव टू यूज। सबको समझ में आया मैंने क्या क्या बताया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये है हमारा डेरिवेटिव का मतलब। अभी हम लोग पढ़ेंगे वन एप्लीकेशन। मैं उसके बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं मैंने, अभी मैं बताऊंगा, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। So we have only one application in our syllabus, that is maxima minima. So we'll try to study that application. तो एक ही एप्लीकेशन अपने सिलेबस में है। तो रिकॉर्डिंग पढ़ते टाइम, सुनते टाइम, ये टॉपिक जब स्टार्ट करूंगा वो एग्जाम में आएगा। अदर थिंग्स आर नॉट देयर इन योर एग्जाम, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। कोई चैटिंग हुआ क्या? क्योंकि मुझे आवाज आ रहा था कुछ। किधर है चैट बॉक्स? नहीं है ना कुछ? ये मेरे एम्प्टी है व्हाट्सएप, सर, एम्प्टी। शायद मेरा व्हाट्सएप चालू था। हाँ, मुझे लगा कि आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर मेरा चैटिंग। ओके चलो, तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज मैक्सिमा मिनिमा एंड एज वेल एज व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यू। यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू भी लिखा है। तो देखो कैसे रहता है, पहले मैक्सिमा मिनिमा समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अ, जैसे गोल्ड है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, या किसी भी इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। गोल्ड का प्राइस अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, कम ज्यादा होते रहता है। वैसे वो ओवरऑल बढ़ता है, लेकिन रोज का अगर आप देखेंगे थोड़ा कम ज्यादा होते जाता है। आपको मालूम है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. आपको मालूम है ना? हाँ। तो एक एग्जाम, गोल्ड का एग्जांपल इसके लिए लिया क्योंकि मुझे बताना है कि इट इज यूज्ड इन इवन कॉमर्स फील्ड। तो सपोज मेरे पास ये ऐसा ये है, ये क्या है, मेरा ग्राफ है ऐसे, ये क्या है, दिस ग्राफ इज अबाउट गोल्ड। यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आपको लगेगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे डाल दिया मैंने, ऐसे एक आपको समझने के लिए। ये गोल्ड का प्राइस है, यहाँ पे गोल्ड का प्राइस है, ठीक है, ये गोल्ड का प्राइस है। और ये डे है, डे वन, डे टू, एक मंथ का डेट वन, डेट टू, डेट थ्री, डेट फोर, ये हमारा ऐसा है। तो ये मंथ का चार्ट है। मैंने ये सेकंड क्वाड्रेंट बनाया, ऐसे लग रहा है आपको, ऐसे समझो मत कि नेगेटिव कुछ है, ऐसे मैंने बनाया। दिस इज प्राइस ऑफ गोल्ड एंड दिस इज व्हाट, डे, डेट या डे वन, डे टू, ऐसे 30 डेज का यहाँ पे मेरे पास डेटा है गोल्ड का। मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा, आई वांट टू टेल दैट। समझ में आया? मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम समझेगा लेकिन मैक्सिमा मिनिमा का मतलब नहीं समझेगा, देन देर इज नो पॉइंट। तो एकदम ब्रीफली बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ना,
all these points are called as maxima. All these points are called as maxima. ठीक है, ये पॉइंट्स को मैक्सिमा बोलते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर एक ही होना चाहिए सबसे हाईएस्ट वाला, वैसे हम लोग को लगता है, लेकिन ऐसे ग्राफ में जो चीज इंक्रीजिंग है, जो चीज इंक्रीज हो रहा है, आफ्टर सर्टन पॉइंट इट डज नॉट इंक्रीज, इट स्टार्टेड टू डिक्रीज। तो वो जो पॉइंट है इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमा। ये जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है, ऑल दीज आर मैक्सिमा। ऐसे नहीं है कि ये छोटा, इसको मैक्सिमा कैसे बोलेंगे? द द मैक्सिमा का जो मेन बेसिक है दैट इज दैट कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो कितना बड़ा है वो छोड़ो, वो इंक्रीजिंग है। एक पॉइंट आ गया, उसके बाद वो इंक्रीज होना बंद हो गया, उसके बाद वो डिक्रीज होना चालू किया, तो वो एक पॉइंट मिल गया, दैट पॉइंट विल बी अवर मैक्सिमा। So there may be many maximas. This is one maxima. This is another. This is another. ऐसे चार मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। These are four different maxima points. सबको समझ में आया मैक्सिमा का मतलब? Yes or no? समझा कि नहीं? Yes. Yes, sir. अभी मुझे बताओ मिनिमा जो है वहां पे लिखा है उसका क्या मतलब रहेगा? ये मैंने हाईलाइट किया वो है, व्हाट इट मीन। सर जो ड्रॉप From पॉइंट्स है, करेक्ट, हाँ। जो फंक्शन डिक्रीजिंग है, छोटा कम 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 हो रहा है, एक पॉइंट के बाद वो रुक गया, गिरना रुक गया, उसके बाद वो बढ़ना चालू हो गया, इट इज कॉल्ड एज मिनिमा पॉइंट। सबको समझ में आ रहा है क्या? yes sir. हाँ, तो मैंने यहाँ पे आपको मैक्सिमा के बारे में भी बताया, व्हाट इज मैक्सिमा, देन वी हैव सीन व्हाट इज मिनिमा आल्सो। नाउ वन मोर वर्ड इज देयर दैट इज एक्सट्रीम वैल्यू। अभी एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ये है, सपोज ये फोर्थ डेट है, एग्जाम्पल ये मैं अलग कलर से लिखता हूँ, सपोज ये फोर्थ डेट है ये मंथ का, ये है सेवेंथ डेट, ये है ट्वेल्थ डेट, ये है 20th डेट। तो ये जो पॉइंट्स है ना, 4, 7, 12, 20, ये डेट को ना, या तो मार्केट मतलब वो गोल्ड मार्केट उसका वो मैक्सिमा हिट हुआ है या मिनिमा हिट हुआ है, वो डेट को बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट है वो, जो टाइम पे वो मैक्सिमम या मिनिमम हुआ है। नॉट ओनली एक्सट्रीम पॉइंट डज नॉट मीन ओनली मैक्सिमा, इट इज नॉट अबाउट ओनली मैक्सिमा, इट इज अबाउट बोथ। वो डेट, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम वैल्यू। पॉइंट मतलब ये एक्स एक्सिस में जो ये है। सबको समझ में आया? No, sir. यस और नो? No, sir. No sir. नो? No. अरे बाबा, अभी तुम नहीं समझ में आया? अच्छा सर एक्सट्रीम नहीं समझा, एक्सट्रीम बाकी समझा। अच्छा, एक्सट्रीम नहीं समझ में आया ना। देखो अभी एक क्रिकेटर है, सपोज एक क्रिकेटर है, उसका 10 इनिंग्स का अगर आप ये देखोगे एक परफॉर्मेंस, हाँ हाँ, स्कोर परफॉर्मेंस जो भी है, तो वो ऐसा सपोज ऐसा ऐसा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कभी कम हो गया, बीच में एकदम ड्रॉप हो गया, फिर ऐसे होगा। ये उसका एक ग्राफ है 10 इनिंग का सपोज, ठीक है। मैं अभी ऐसे बना देता हूँ आपको, हम लोग को ऐसे आदत हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये है ना उसका फर्स्ट मैच का बॉल 3 का ये है, ये फर्स्ट, ऐसे अगर हम लोग इसको ये करेंगे, मतलब टाइम डाल देंगे, सपोज अगर डेट वाइज डाल देंगे, तो ये डे 1 है, डे 3 है, डे 5 है, डे 9 है, ऐसे अगर सपोज मेरे पास आता है डे 10 है, ये 10 दिन का 10 मैच का उसका स्कोर है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको इतना तो सबको समझ में आ चुका है, व्हाट इज मैक्सिमा, ये मैक्सिमा पॉइंट है, ये सब मैक्सिमा पॉइंट है। जब भी वो बढ़ते गए बाद में वो ड्रॉप हो गए, ऑल दीज आर मैक्सिमा पॉइंट। अभी ये जो पॉइंट का इधर जो टाइम है ना, तो कौन से डेट को क्या टाइम पे हुआ है, दैट इज एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट। ये दिन, ये टाइम पे उसने हाईएस्ट स्कोर किया था। और सिमिलरली मिनिमम का भी जो पॉइंट है दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब एक ही बाजू में थोड़ी होता है, एक्सट्रीम का मतलब दोनों बाजू हो सकता है। तो मैक्सिमा इज वन एक्सट्रीम, मिनिमा इज अनदर एक्सट्रीम, एंड द पॉइंट व्हेन दैट थिंग हैपेंड, दैट दैट टाइम या दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम वैल्यू। समझ में आया क्या अभी? मतलब जब ये ड्रॉप हुआ तो वो टाइम
टाइम एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगा ना, ड्रॉप का मतलब भी, हाँ ड्रॉप ड्रॉप और का भी, हाँ। और हाँ मैं ऊपर का भी है, दोनों का। सर कितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हो सकते हैं ना? हाँ ये सब कितने भी हो सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू एज वेल, देखो कैसे फंक्शन के ऊपर है। अभी एकदम छोटा फंक्शन लेंगे तो एक या दो भी आ सकता है। उसका अगर अभी ऐसे अगर मैं बोलूंगा उसके 10 मैचेस का किया, 50 मैचेस का किया, तो वो ऐसे तो आगे बढ़ते जाएगा ना। अभी 1 मंथ का गोल्ड का मेरा ये ग्राफ आ रहा है। सपोज मैंने ऐसे 1 साल का लिया, 6 महीने का लिया, तो फिर तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे। और अगर मैं 2 दिन का लिया तो मेरे 2 दिन में इतना मिलेगा मुझे। समझ में आया ना, 2 दिन में मुझे एक ही कुछ तो मिलेगा ना, ऐसा एक भी मिल सकता है। तो ऐसे कितने भी एक्सट्रीम वैल्यूज, कितने भी मैक्सिमा, कितने भी मिनिमा हम लोग को मिल सकता है। अभी वो फाइंड कैसे करना है, दैट इज टोटली डिफरेंट। अभी मैंने जो बताया वो लॉजिक हुआ। आपको लगता रहेगा ये तो थोड़ा टफ लग रहा है सर बता रहे हैं, लेकिन मुझे आएगा कि नहीं। तो सॉल्व करने का टेक्निक एकदम अलग है, उसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ। अभी आपको डेरिवेटिव क्या है, अभी तक एक भी प्रॉब्लम, इतने पूरा चैप्टर खत्म हो गया लेकिन डेरिवेटिव क्या था वो मालूम ही नहीं था। बट स्टिल यू हैड डन इट वेरी नाइसली। सबको समझ में आया, किया, सब समझ में आ गया ना। तो वैसे ये भी समझ में आएगा, प्रॉब्लम समझ में आएगा, मार्क्स मिलेगा, वो टेंशन नहीं है। आई एम टेलिंग व्हाट इट इज। और वो जनरली हमको नहीं समझता है। हम लोग को प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम दे दो कोई भी, हम लोग सॉल्व करते हैं, वो समझ में आ जाता है। बट वी डोंट नो व्हाट इट इज। तो मैंने वो बता दिया, Yes, सबको sir. समझ में आया वो क्या होता है। यस सर। ओके, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स में आते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हाँ करने अभी स्टेप्स क्या है देखो इसमें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है यहाँ पे। जो मैंने ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कैसे काम करना है उसका एक ही है। तो क्या है, प्रॉब्लम का फ्लो समझ में नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन। हाँ, सोल्यूशन ऑफ एफ डैश एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम वैल्यू। लेकिन हम लोग ने उसका मतलब उधर समझ लिया है। मैंने यहाँ पे सब लिखा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ ए इफ एफ डबल डैश इज लेस देन 0। हाँ ये सब है ना, समझ में नहीं आएगा आपको, मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ नहीं समझेगा तो एक और 2-3 प्रॉब्लम करेंगे तो समझेगा, कोई ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी आपको ना ये क्वेश्चन दिया, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ तो शायद क्वेश्चन से समझ में, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे वो क्या क्या कर रहे हैं। ऊपर लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम लोग सीधा प्रॉब्लम पे आते हैं। अभी ये जो है, हर इक्वेशन मैथमेटिकल, हर इक्वेशन का कर्व मिलता है। आप हमेशा याद रखो कुछ ना कुछ कर्व मिलता है। So about this particular curve, we want to find extreme value, maximum and minimum point। सब कुछ हम लोग को फाइंड करना है। दिस इज अवर एग्जांपल 1। तो एफ ऑफ एक्स ये है, दिस इज अवर फंक्शन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम करना है आपको, सबसे पहला काम आपको करना है, यू विल फाइंड एफ डैश, देन यू विल फाइंड एफ डबल डैश, एंड देन हाँ बस ये दो, ये पहला काम आपको करना है। दिस इज अवर स्टेप 1। वी विल फाइंड एफ डैश एंड एफ डबल डैश। डैश और डबल डैश का मतलब क्या है बताओ। दो बार डेरिवेटिव। हाँ, एक है इसका डेरिवेटिव और ये दूसरा है इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एंड एफ डबल डैश। ठीक है, तो ये आप डेरिवेटिव आपने फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। तो अपना एक 10-20% प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है, बस ये इतना ही। आप बोलेंगे इतना सिंपल है, ये सिंपल ही है, ये टॉपिक बहुत सिंपल है। आपको एक्स रेस टू एन वाला साइन कॉस का ये सबका डेरिवेटिव आता है ना, बस सिंपल फॉर्मूला, डेरिवेटिव ले लिया। तो ये मेरा एक एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ। आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पार्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझेगा। दिस इज वन पार्ट, ये एक हो गया। अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको फाइंड करना है एक्सट्रीम वैल्यू। सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यू मतलब वो डेट, कभी ये काम हुआ है, दैट डेट या दैट पॉइंट वी वांट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज एक्सप्लेन हियर। एफ डैश एक्स को 0 ले लो। अभी आप बोलेंगे 0 ले लो का मतलब क्या है, देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये
एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने का ये टेक्निक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर करते हैं और उसका सॉल्यूशन अगर ए आता है, दैट ए इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम वैल्यू। अभी भी नहीं समझा रहेगा मुझे मालूम है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर। तो वी हैव फाउंड हियर एफ डैश एंड एफ डबल डैश। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एफ डैश को 0 ले लेता हूँ। अभी 0 कैसे लेने का, 0 ले लेने का बस, वो वहां पे नहीं दिया, हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 0। वो एक्सट्रीम वैल्यू का ये है, टेक्निक है। वी हैव टू कंसिडर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, वी विल कंसिडर इट एज इक्वल टू 0, देन वी विल ट्राई टू फाइंड x which will satisfy this equation। तो अभी quadratic equation मिल रहा है, 3 मैंने कॉमन लिया, then I have divided both side by 3, I am getting a quadratic equation। I will first factorize this quadratic equation। अभी कुछ भी करके आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। I will factorize this। After factorization I am getting two values for x equal to 4 and x equal to 2। ये इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, इधर लिखा है ऊपर कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है। हाँ, ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है एफ डैश एक्स, जो आपने ये पहले स्टेप में फाइंड किया हुआ है, उसको 0 ले लो, और उसको 0 लेके ना आप उसको सॉल्व करने के बाद एक्स का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट। मतलब आपका जो ग्राफ है, आपके ग्राफ में ये 2 पॉइंट्स है, एक है 2 और एक है 4। इधर मैक्सिमा या मिनिमा हुआ है, अभी क्या उसमें से कभी हुआ है वो अपने को मालूम नहीं, लेकिन हुआ है। सबको एक्सट्रीम वैल्यू का टेक्निक समझा, हाउ टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू? इधर तक समझ में आया सबको? अभी तक समझा कि नहीं समझा? यस सर। सर वो अज्यूम किया है ना एफ डैश एक्स। एज्यूम 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 करना है आपको, कंपलसरी कंपलसरी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेना है। एफ डैश एक्स को 0 लेंगे तो जो एक्स का वैल्यू मिलेगा दैट इज एक्सट्रीम वैल्यू। ये मैंने ना जो लिखा है, एक प्रॉब्लम समझने के बाद आप ये भी पढ़ोगे नहीं, आप खाली इतना ही देखोगे तो भी समझेगा आप। अभी तक मैंने एक्सट्रीम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो बताया। एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने का टेक्निक ये है कि जैसे आप डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव ले लोगे, एफ डैश मतलब जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको 0 ले लो, एज्यूम करेंगे इक्वल टू 0, देन वी विल ट्राई टू फाइंड x विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आपको जनरली वो प्रॉब्लम ऐसे देंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, या सीधा लीनियर इक्वेशन भी आ सकता है, या साइन कॉस का भी प्रॉब्लम है। तो वी विल फाइंड x वैल्यू ऑफ x के दो वैल्यू मुझे मिले 4 और 2। तो ऐसा नहीं कि 4 मैक्सिमा का है पॉइंट और 2 मिनिमा का, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आगे समझेगा क्या है, लेकिन ये दो पॉइंट ऐसे है, ये 4 और 2 के टाइम पे कुछ तो हुआ है ऊपर ग्राफ में, उसी टाइम पे मैक्सिमा मिनिमा हिट हुआ है। अभी वो मैक्सिमा का वैल्यू क्या है वो हम लोग को देखना है। वो मैक्सिमा का वैल्यू क्या है या मिनिमा का वैल्यू क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो ये पहला पार्ट हो गया, पहला मतलब ये दूसरा पार्ट हो गया। मैं आपको जो पार्ट पार्ट में बता रहा हूँ, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, नाउ दिस इज अवर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड होता है। सेकेंड पार्ट एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू। सर एक्स का एक वैल्यू 0 आ सकता है क्या? 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अभी वो एक्सिस में क्या क्या वैल्यू आ सकते हैं, फ्रैक्शन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या आ सकता है, सब कुछ आ सकता है ना, इधर कुछ भी आ सकता है। तो 0 भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, अभी देखो ये एक काम हो गया। अभी मैंने आगे लिखा है मैक्सिमा का मतलब हम लोग ने समझ लिया, लेकिन व्हाट, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा, ये इधर लिखा हुआ है, वो भी रीड करेंगे पहले। उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि a function f of x will have maximum value if maximum value f of a if f double dash x, the f double dash a is less than 0। अभी ये इधर देखते हैं क्या है। देखो हम लोग ने f डबल डैश तो यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, हमारा f डबल डैश है 6x माइनस 18। तो मैं 6x माइनस 18 को यहाँ पे लेता हूँ पहले। आई एम टेकिंग हियर डबल डैश फंक्शन 6x माइनस 18, दिस इज माय डबल डैश फंक्शन। एफ डबल डैश का मेरा ये फंक्शन है, इसको मैंने लिया। ठीक है, इसको मैंने लिया। अब ये जो दो वैल्यू है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बाजू में ना ये एक्स का जो एक्सट्रीम वैल्यू मेरे को दो मिला है, एक 4 है और एक 2 है। वो दोनों केस का मैं डबल डैश में टेस्ट करूंगा।
अभी मैं आगे का जो काम कर रहा हूँ अच्छे से देखो, एफ डबल डैश में ये 4 पुट करो आप, 4 पुट किया तो वो जो वैल्यू मिला है वो भी आंसर नहीं है, जो वैल्यू मिला है मेरे को 6 वो भी आंसर नहीं है। ये यहाँ पे ना ये इंडिकेटर है, ये टेस्ट है, ये इंडिकेटर है कि अगर ये लेस देन 0 है ना तो इसका मतलब मैक्सिमा होता है, उल्टा है, मतलब आपको लगेगा उसके उल्टा है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है ना तो उसका मतलब मिनिमा होता है। क्या क्या लेस देन ग्रेटर देन, एफ डबल डैश एंड एफ एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 है, ई लेस देन 0 नहीं आएगा। लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, लेकिन वो भी आंसर नहीं है, वो इंडिकेटर है। दिस इज जस्ट इंडिकेटर, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, पूरा प्रॉब्लम होने दो, बाद में समझेगा आपको। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम डिफिकल्ट है ही नहीं। एक्स इक्वल टू 4 अगर करते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू 4, तो ये डबल डैश में मैंने डाला, डबल डैश है 6x-18, तो 6x-18 दिख रहा है आपको यहाँ, एक्स के जगह पे मैंने 4 डाल दिया, इधर भी एक्स के जगह पे मैंने 2 डाल दिया, ये दो दूसरे दोनों सॉल्व करे साइमल्टेनियसली, और मैंने इधर मेरे को जो वैल्यू मिला है दैट इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे जो आंसर मिला है दैट इज लेस देन 0। जो ग्रेटर देन 0 है वो जो पॉइंट है, अभी तक आंसर नहीं मिला है, दिस इज जस्ट इंडिकेटर। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एफ ऑफ 4 मैक्सिमा मिनिमा है, मतलब ग्रेटर देन आया ना तो मिनिमा लिखना है, ठीक है। एफ ऑफ 4 इज मिनिमा एंड एफ ऑफ 2 इज मैक्सिमा। मैक्सिमा क्यों है, मैक्सिमा क्यों है, बिकॉज तो ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0। अभी अगर दोनों, अभी किसी के दिमाग में ऐसे आ सकता है, दोनों ग्रेटर देन आया, आ सकता है क्या, दोनों लेस देन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, और दोनों ग्रेटर देन आया तो दोनों मैक्सिमा का पॉइंट है मतलब। लेकिन जनरली आपको जो प्रॉब्लम आता है उसमें एक मैक्सिमा और एक मिनिमा का आता है जनरली। तो मैंने क्या किया, अभी मेरा लास्ट स्टेप है, ये लास्ट आंसर है लास्ट, ये जो 4 वैल्यू है ना अभी मैं फंक्शन में पुट करता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा फंक्शन, ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें मैं वो 4 और 2 वैल्यू डाल दूंगा। 4 मैंने डाला यहाँ पे तो मेरे को मिला 16, और जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे को मिला 20, तो माई मैक्सिमा इज 20 एंड माई मिनिमा इज 16। किसी को लगेगा ये लंबा चौड़ा ये सब करने का जरूरत क्या है, 4 में डबल डैश में पुट ही नहीं करूंगा, सीधा मैं इसमें पुट करता एफ में, क्योंकि देखो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेप नंबर 1 मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, हाँ ये जरा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये अच्छे से समझा ना तो प्रॉब्लम बहुत आसान है एक्चुअली। आपको लग रहा है शायद कंफ्यूजन, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अलग अलग पार्ट में ना कंफ्यूजन है इसमें, बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। पहला स्टेप, नंबर 1, पहला स्टेप, यू हैव टू टेक एफ डैश एक्स। पहले तो हम लोग एफ डैश एफ डबल डैश फाइंड करते हैं, वो स्टेप में नहीं लिखा मैंने। फर्स्ट स्टेप इज एफ डैश एक्स को 0 लेने का, दिस इज माई स्टेप 1, इधर लिखा है मैंने स्टेप 1। इसके बाद अपने को एक्सट्रीम वैल्यू मिलता है, अपने को 2 और 4 मिला है। ये 2 और 4 पहले सिग्नल देखने का कि वो क्या है, सिग्नल मतलब एफ डबल डैश अपना आंसर नहीं है, एफ डबल डैश में वो अपने को 2 वैल्यू यहाँ पे मिले थे। कौन से 2 वैल्यू अपने को मिले थे, एक 2 मिला था और एक 4 मिला था। 4 और 2 डबल डैश में डाल देने का, 4 और 2 डबल डैश में डालने का। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो समझने का मिनिमा है, उल्टा है वो भी याद रखो। लेस देन 0 आया तो बोलने का मैक्सिमा है। लेकिन ये भी आंसर नहीं है, फाइनल आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। आपको किस में डालना है वैल्यू, मेन क्वेश्चन में डालना है। ये ए जो है ना, ये ए मतलब एक्सट्रीम वैल्यू, वो आपको इसमें डालेंगे तो अपना फाइनल आंसर है। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आपको और भी कंफ्यूजन रहेगा, अभी एक आध दो और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझेगा। सबसे पहले सबको, मुझे इतना तो कंफर्म समझ में आ गया है शायद, लग रहा है मुझे, एक्सट्रीम वैल्यू कैसे फाइंड करने का वो सबको समझ में आता है। अगर एक्सट्रीम वैल्यू मैंने फाइंड कर चुका हूँ, 4 आ गया मेरा, ये 4 है ना, पहले डबल डैश में डालने का। डबल डैश का आंसर लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0 वो देखने का, और बाद में यही 4 आप है ना एफ में पुट करोगे, वो फाइनल आंसर है। लेकिन ये फिर अगर एफ में ही पुट करने का होता
मैं 4 को सीधा इधर क्यों नहीं लेके गया, मैं ये डबल डैश में डाल के क्यों जा रहा हूँ, ये किसी का डाउट हो सकता है। अगर मेरे को ये 4 मेरे क्वेश्चन में पुट करना है ना एफ में, तो मैं इतना घुमा फिरा के क्यों आ रहा है, सीधा इसमें क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो जो आंसर है वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो मैं कैसे जानूं। तो वो उसके लिए मेरे को इसमें से जाना पड़ता है। अभी कोई बोलेगा सर वो सब तो वो तो आंसर देख के भी समझ में आता है ना, इसका आंसर 16 आया, वो मिनिमा है, मैक्सिमा बड़ा है 20, ऐसे नहीं है ना, लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना। ये मैक्सिमा देखो, सॉरी ये मैक्सिमा देखो, तो ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा देखो, तो ये दोनों को देखेंगे तो पता चलता है कि मिनिमा का आंसर बड़ा है और मैक्सिमा का कम है। ऐसे हो सकता है, इसके लिए तो अपने को जो आंसर मिला है वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उसका टेस्ट ये है। दिस इज द टेस्ट, मेन टेस्ट। ये डबल डैश में डालना मतलब क्या है, वो टेस्ट करना है कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। वो बताएगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अगर उसने बता दिया मैक्सिमा या मिनिमा, तो फाइनल आंसर तो इसमें डाल के निकालना। एग्जाम्पल और देखेंगे, नहीं समझा तो और समझाऊंगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ये मैंने होमवर्क में दिया है, सेम सिमिलर एग्जाम्पल है। एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है। अभी वो लोग ने लिखा नहीं एक्सट्रीम वैल्यू, लेकिन वो मिलेगा ही ना, उसके बाद ही तो ये आंसर मिलेगा। तो मैक्सिमा का आंसर 105 है, मिनिमा का आंसर -3। आप इसमें वही सेम टेक्निक यूज करोगे। यू विल फर्स्ट डिफरेंशिएट, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगा उसको फैक्टराइज करोगे, यू विल फाइंड एक्स, टू वैल्यूज ऑफ एक्स। वो मिलने के बाद डबल डैश में पुट करोगे, दोनों लेस देन आ रहा है कि ग्रेटर देन आ रहा है वो देखने का। अगर लेस देन आ रहा है तो मैक्सिमम, अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो मिनिमा। लेकिन वो आंसर नहीं है, फाइनल आंसर विल बी ऑलवेज वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन अवर मेन क्वेश्चन एफ। अभी और एग्जांपल में जाते हैं। हाँ, ये एग्जांपल आपके इसमें भी आ सकता है, छोटा एग्जांपल है, बहुत छोटा एग्जांपल है इसके लिए। साइन एक्स और कॉस एक्स, अगर आपने ना कैलकुलेटर में जरा जस्ट टाइम पास के लिए भी ट्राई किया कि साइन के या कॉस के किसी के भी ये एंगल की जगह पे ना वैल्यू डालते जाओ, कुछ भी वैल्यू। सपोज मैंने 0 to 400 के बीच में सारे वैल्यू डाल दी, सारे मतलब एक 10-10 के गैप में मैं चेक करते जाता हूँ, तो आपको पता चलेगा साइन कभी 1 के ऊपर जाता ही नहीं है, और साइन -1 के नीचे कभी जाता ही नहीं है। ये ना ऐसा ऐसे रहते हैं, साइन और कॉस दोनों फंक्शन है ना ऐसे रहते हैं हमेशा, 1 के ऊपर कभी नहीं जाएंगे वो। साइन 5000 भी करोगे तो भी वो 1 से बड़ा नहीं रहेगा, 1 ही है मैक्सिमम वैल्यू, साइन का हमेशा 1 रहता है और मिनिमम वैल्यू हमेशा -1 रहता है। तो 1 एंड -1, दीज आर मैक्सिमा। अभी ये साइन कॉस के केस में बहुत सिंपल है, बिकॉज मैक्सिमा पॉइंट आपको पहले से मालूम रहता है, 1 और -1 ही रहता है। मैक्सिमा इज 1, मिनिमा इज -1, फिक्स है। तो अगर ये प्रॉब्लम एमसीक्यू में आ गया, मैक्सिमा क्या है किसका, साइन का, अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना भी मालूम रहेगा, साइन का मैक्सिमा तो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि वो ग्राफ हमेशा 1 और -1 के बीच में घूमता है। आप एक काम करो, बाद में गूगल करो साइन का ग्राफ, हर फंक्शन का ग्राफ आपको मिल सकता है। साइन का अगर ग्राफ देखेंगे ना तो ऐसे ग्राफ मिलेगा, वो बराबर 1 और -1 के बीच में ऐसे 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 ऑसिलेशन होगा। तो अभी ये अगर आप एमसीक्यू में बोलेंगे तो सीधा आंसर भी मालूम है, मैक्सिमा इज 1, और स्टेप वाइज मार्क्स भी। अभी किसी को लगेगा सर ये मैक्सिमा मिनिमा का एग्जाम में आएगा क्या, इतना बड़ा है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव फाइंड किया, डबल डेरिवेटिव ये सब किया, वो सब ठीक है। साइन कॉस का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वो ना एक तो सबसे पहले साइन कॉस का डेरिवेटिव सिंपल है, ठीक है, और आंसर वैसे भी मालूम रहता है। और देखेंगे, अभी देखो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको। तो पहला स्टेप है अपना मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, तो मैंने एफ डैश फाइंड किया, डबल डैश फाइंड किया, मेरा एक काम हो गया। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट हो। अभी आप लोगों ने पूछा था बीच में कि एज्यूम करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ये एज्यूम करना है। इधर क्या मिला, एफ डैश एक्स कॉस, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो लेने का, कॉस एक्स को जीरो लेने का। कॉस एक्स को जीरो लेंगे तो क्या हो गया, तो अभी आप एज्यूम करो, एज्यूम मतलब सोचो कि कॉस का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके लिए जीरो बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स को इधर रखना है और ये कॉस को इधर लेके जाना है, क्योंकि आपने को अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम में भी एक्स ही फाइंड करना था एक्सट्रीम वैल्यू के लिए। अभी इधर कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि तो कॉस है, तो कॉस का कॉस इनवर्स जीरो कर दो। अभी कॉस इनवर्स जीरो कैलकुलेटर में करेंगे तो ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर में बटन है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। तो अगर कॉस इनवर्स कैलकुलेटर में करेंगे तो आंसर आएगा 90। तो मैंने ये सब क्या लिखा है, ये सब क्या है, ये है। अच्छा वो ग्राफ मैंने मिटा दिया, ऐसा है ना वो, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो टाइम तो बदल रहा है ना। तो ये अगर 90 डिग्री का वन है, ये 90 डिग्री का वन है, तो 270 के टाइम पे फिर से वन मिलेगा। एक्चुअली 180 के बाद है ना एग्जैक्ट उसका रिपीटेशन होता है, 180 ऐड करना है बस आपको। प्रॉब्लम में बताता हूँ, 90 पहला फाइंड किया, फर्स्ट इज 90, इसमें ना खाली 180 ऐड करो आप, 270, ये दूसरा एक्सट्रीम वैल्यू है, और एक 180 ऐड करो ये मिलेगा, और एक 180 ऐड करो ये मिलेगा। अभी चार चार क्यों फाइंड किया है, क्योंकि ये लोग ने लिखा है, क्वेश्चन देखो, 0 और 4 पाई के बीच में जितने वैल्यू है सबका चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में पाई या 2 पाई का आएगा, क्योंकि इसमें चार वैल्यू मिलते हैं अपने, 0 और 4 पाई। अगर 4 पाई बोलेंगे तो 4 इंटू 180 करेंगे तो 720 मिल रहा है। 720 तक आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे ना, 180 180 180 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पहला वैल्यू तो 90 है, तो मैंने जैसे एक्स का वैल्यू फाइंड किया 90, ये मेरा पहला वैल्यू है, ये मेरा दूसरा वैल्यू है, ये मेरा तीसरा वैल्यू है, ये मेरा चौथा वैल्यू, चार मैंने केसेस लिए। अभी आपको सबको मालूम है कि फंक्शन है साइन, और मेरा पहला वैल्यू आया है 90, साइन 90 तो मैक्सिमा है 1 है, साइन 91 है और वो मैक्सिमा, ये बिना सॉल्व किए भी मालूम है, लेकिन रिटर्न एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी देखते हैं, वही देख रहे हैं हम लोग। तो पहले डबल डैश में डालना पड़ेगा। डबल डैश क्या करता है, वो खाली इंडिकेट करता है, कैसे भी इंडिकेट करता है देखो। अभी मैंने डबल डैश का फंक्शन देखा यहाँ पे, इट इज माइनस साइन एक्स, माइनस साइन में एक्स की जगह पे 90 डालूंगा, आई एम गेटिंग -1। -1 मीन्स इट इज नेगेटिव वैल्यू, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा है। क्या मैक्सिमा है, कि -1 मैक्सिमा है नहीं, 90 मैक्सिमा है नहीं, 90 को 90 को आपको डालना पड़ेगा मेन क्वेश्चन में। 90 को ही नहीं, ये सब डालना पड़ेगा, 90 270 सबको डालना पड़ेगा, वही फाइनल आंसर है। 270 भी डालना पड़ेगा, 450 भी डालना पड़ेगा, 630 भी डालना पड़ेगा, सब वैल्यू हम लोग एक एक करके डालें। जैसे मैंने 90 पुट किया, आई एम गेटिंग 1, और वो मुझे पहले से मालूम था कि मैक्सिमम का वैल्यू 1 आता है, तो मिल गया मुझे। नेक्स्ट वैल्यू इज 270, तो 270 के टाइम पे डबल डैश कैसे रिएक्ट करता है देखना पड़ेगा। डबल डैश है माइनस साइन 270, तो साइन ऑफ 270 कैलकुलेटर में देख लो, -1 आएगा, क्योंकि इसके आगे आप टेबल नहीं यूज कर सकते। माइनस -1 आया, तो माई आंसर इज पॉजिटिव, इट मीन्स इट इज मिनिमा। मिनिमा का आंसर है, फाइनल आंसर F 270। फंक्शन में 270 वैल्यू डालना है, मतलब अभी मेरे को ये 270 को इसमें डालना है, तो एक्सट्रीम वैल्यू को इसमें डालना पड़ता है, बस इतना ही काम है। मुझे मालूम है सबको एक्सट्रीम वैल्यू तो समझ में आ चुका है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो एक्सट्रीम वैल्यू को इधर इधर डालना पड़ता है फाइनल इसमें। क्यों डालना है, क्योंकि वो यहाँ पे पता चल गया मैक्सिमा या मिनिमा, लेकिन ये आंसर नहीं है ना, ये इंडिकेटर है, दिस इज इंडिकेटर ओनली, दिस इज नॉट आंसर। ऐसे 450 का भी किया, 630 का भी किया, और ये 1 और -1 के बीच में घूमेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बस इतना आपको एटलीस्ट पढ़ना है। ये भी प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको खुद से पढ़ना है, तो यू कैन स्टडी दिस प्रॉब्लम। उसके जैसे नहीं है, थोड़े अलग है, बट
हाँ, हर सेमेस्टर पेपर देख लो अभी, मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम आया है क्या देखो, आपको मिलेगा हर एग्जाम में ये प्रॉब्लम पूछा हुआ मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम का जनरली एक एप्लीकेशन का प्रॉब्लम आता ही है। देखना पड़ेगा आपको, देखो मुझे मालूम है ये साइन कॉस का भी आया है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का भी आया है, ठीक है, देखना पड़ेगा वो किधर किधर है। ठीक है fine। आप अच्छा ये ट्रिगो में ढूंढ रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव में है, ट्रिगो में कैसे ढूंढ रहा हूँ, ये देखो इसमें भी रहेगा, ये पहला पेपर है, इसमें भी रहेगा साइन कॉस। जो मेन अपना क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा है वो 4 पाई में करा है, आंसर है 1 और माइनस, तो फिक्स है वो तो आपका अगर एमसीक्यू है तो 1 इज मैक्सिमम, -1 इज मिनिमम, साइन कॉस में आपको ऐसे भी पता चल जाता है। ये आप देख, सबको समझ में आया क्या प्रॉब्लम, या अरे देर हो गए क्या, बहुत टाइम से मैं बोलते जा रहा हूँ। Yes, sir. समझ में आया सबको, Yes, sir. क्या हो गया, फर्स्ट हाफ लेक्चर का मैंने वो डेरिवेटिव क्या है उसमें बताया।